Good evening, everyone. Am I audible? Online वालों, am I audible? आवाज आ रही है सर? Okay. How many of you are QEP students? ओके सो कितने लोग मेंस लिख चुके हैं इसके पहले? एनी मेंस? ओके, बाकी लोग अभी लिखेंगे नेक्स्ट ईयर, पहली बार लिखेंगे? अरे भाई कुछ तो बताओगे ना, यस और नो। एकदम राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है ये नहीं पूछ सकते हम कि कितना अटेम्प्ट। सर ये तो पर्सनल है, एज थोड़ा ना पूछ रहे हैं आपकी, वैसे वो विजिबल है, पूछने की जरूरत है नहीं। नो? ओके सो 2 अटेम्प्ट से ऊपर कितने लोगों ने दे दिए? 2 अटेम्प्ट के ऊपर। ओके सो मोस्ट ऑफ यू आर फ्रेशर्स क्या? पहली बार ही मेंस लिखने वाले हैं नेक्स्ट ईयर? ओके ओके, कितने लोग हैं जो पहली बार अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर? मिक्स से ही हैं, मोस्ट ऑफ नहीं कह सकते। बाकी के लोग क्या हैं फिर? हाँ, एक अटेम्प्ट वाले, एक अटेम्प्ट दे चुके हैं। अच्छा, किसी ने एक भी अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का? ऐसे कितने लोग हैं? ओके, आई नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, सो एथिक्स का पेपर जो इस साल हुआ, सो कितने लोगों ने देखा उसको, पेपर को? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एटलीस्ट सीन द पेपर? बाकी लोग? बाकी लोगों ने क्यों नहीं देखा भाई? अरे बताओ, रीजन तो दो। इफ यू आर अटेंडिंग द ओरिएंटेशन सेशन ऑन एथिक्स, ओके, मैं बोलूंगा इससे पहले का इन्वेस्टमेंट है वो, कि आप कम से कम इस साल के पेपर को तो देखें। अदरवाइज नो वन कैन हेल्प यू। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, इफ यू डोंट वांट टू हेल्प योर सेल्फ तो कैसे बात बनेगी? यस, तो एटलीस्ट जो पेपर हुआ, आप लोगों ने मेंस लिखा नहीं तो एटलीस्ट पेपर हुआ तो पेपर तो देखना चाहिए ना। तो पेपर नहीं देखा, दोबारा से हाथ खड़े करना, कितने लोगों ने पेपर देखा है? एक आध बार भी देखा है पेपर 4? थोड़ी संख्या बढ़ गई, आत्मसम्मान वापस आ गया। जमीर ने झकझोरा की बता देते हैं, नहीं तो सही नहीं लग रहा है। ओके ठीक है, तो इस साल का जो पेपर था, हाउ वाज इट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर? वाज इट इजी? वाज इट इजी? हाँ, ओके ओके, वी डोंट नो। Was it easy? Yes or no? क्वेश्चन इजी थे, केस स्टडी आपको थोड़ा टफ लगे? ओके, सो पहली बात तो यह है कि इट डज नॉट मैटर एक्चुअली मच, बिकॉज इट इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, आपको बाकी लोगों से, अच्छा अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो कोई भी स्कोर नहीं करेगा, हाउ डज इट मैटर? ओके, सो कंपेयर टू लास्ट ईयर, पेपर जो था लेंथ में छोटा था। There were not many indirect questions. अगर आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखें लास्ट ईयर के, तो वो भी 4-4 लाइन में जा रहे थे, 5-5 लाइन में जा रहे थे। और जब 3-4 लाइन में कोई क्वेश्चन जाता है सेक्शन ए का, देन व्हाट हैपेंस इज कि उसके हिडन डायमेंशन भी बनते चले जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज डायरेक्टली आस्क्ड। अगर आपने एक बार भी यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं देखा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। एंड दैट इज अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन, अगर ऐसा है तो। सो द पॉइंट इज, इस साल ऐसा नहीं था। इस साल यूपीएससी सीसेट और प्रीलिम्स में अच्छे से टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा
थोड़ा सा आई वुड से कि डायरेक्टली क्वेश्चन उसने पूछना पसंद किया, है ना। तो ये बात तो थी कि क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डायरेक्ट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर लेंथ वाइज छोटे थे, केस स्टडीज भी लेंथ वाइज छोटी थी, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट इट वाज इजियर कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ दैट, बिकॉज क्वेश्चंस जब पूछते हैं, मोर इजी द क्वेश्चन इज, more difficult the answer, because it becomes very very difficult for you to differentiate your answer from others. मैं बता रहा हूं, अगर पेपर आसान आता चला जाएगा तो it will become very very difficult to outsmart your competition. क्योंकि वो जो मेंस की अगर मैं बात करूं, वो जो बेयर मिनिमम पॉइंट्स है वो तो हर कोई लिख रहा होगा ना. हाउ नाउ यू विल डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम अदर्स, दैट बिकम्स द रियल चैलेंज. अगर पेपर आसान आ जाता है, आसान तो कुछ नहीं होता है, एक्चुअल एग्जाम में तो वो सब टफ ही होता है, उसको रिकॉल करना लिखना कंपेरेटिवली आसान आ जाता है, जो सबको अटेम्प्ट करने के लायक हो जाए. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. सो ये इस साल के आई वुड से चारों मेंस पेपर की कहानी है कि ऊपर से देखने में वो आसान लग रहा है, मींस कि हमको कुछ ना कुछ उस क्वेश्चंस के बारे में पता है. मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने अब तक एक बार मेंस का पेपर नहीं देखा है. आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, और यू शुड ऑल्सो बी डिसअपॉइंटेड बाय योरसेल्फ अगर आपने मेंस का पेपर खुद का नहीं देखा है तो. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट अगर क्वेश्चन पेपर हमको समझ में आ रहा है, देन you need to go out of bound, to make your answer look distinct from others. Otherwise प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज नंबर नहीं आएगा. दिस ईयर मार्कशीट कैसा रहेगा नहीं रहेगा, बट यू विल सी लॉट्स ऑफ स्कोर बीइंग इन ए वेरी क्लोज रेंज, क्योंकि सब वहां पे जाके प्लाटू कर जाएगा. अभी जो मार्कशीट आएगी वो प्लाटू किस नंबर पे करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्केलिंग ऑफ यूपीएससी. यूपीएससी को 30 का नंबर बढ़ाना है तो वो 150 नंबर भी दे देता है, वो यूपीएससी की माया है. ठीक है, तो प्लाटू 100 नंबर पे कर जाए, 80 पे कर जाए, 90 पे कर जाए. जैसे पेपर 3 में नंबर नहीं दिया लास्ट ईयर, इट विल बी पेपर 4 दिस टाइम. यू नेवर नो दैट कौन सा पेपर हो जाए, बट व्हाट यू विल सी द कंसंट्रेशन ऑफ मार्क्स इन ए वेरी पर्टिकुलर रेंज, बिकॉज ऑल ऑफ अस राइटिंग द सेम कंटेंट और सिमिलर कंटेंट, एंड देयर वाज नॉट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. सो दिस वाज द चैलेंज इन दिस ईयर्स पेपर. चैलेंज वाज नेवर कि पेपर कंप्लीट करना है कि नहीं करना, जो इस साल नहीं था. लास्ट ईयर काफी ज्यादा चैलेंज था, एक ही क्वेश्चन में 5-5 पार्ट पूछे हुए थे. इस साल ऐसा बेरहमी यूपीएससी ने कम से कम नहीं दिखाई. आ रही है आपको बात समझ में? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. पिछले साल के, इस साल जो क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पिछला साल बोल रहा हूं इसको, इस साल जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको थोड़ा समझते हैं और थोड़ा सा इंसाइट आपको देते हैं कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो किन थीम्स पे थे, हमको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. इवन इफ अगर आप खुद से भी प्रिपेयर करें और आप इनकेस डिसाइड करते हैं कि कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, देन ऑल्सो हाउ यू शुड प्रिपेयर. और कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम उसको कैसे करेंगे, दिस इज व्हाट आई विल टॉक अबाउट. ठीक है, यस. बट ये चेहरे थोड़े से ऐसे गुमसुम से मत रखो भाई, अभी तो मेंस प्रीलिम्स कुछ भी नहीं है आसपास. मेंस के पहले देखो आप, अंतिम का जो सेशन था ना, एक दिन पहले वो जो आए थे बच्चे, कुछ दिन आई थिंक कुछ दिन पहले ही था, वो एक वीक पहले ही था, एकदम ऐसे मनुष्य शाही होती है, ऐसे था बच्चों की हालत. तो आपका तो अभी कुछ पेपर है ही नहीं आसपास, 8-9 महीने की तो पूरी वो है आपके पास छुट्टी. ओके, सो लेट अस लुक एट दीज क्वेश्चंस. दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस ईयर, सिंस यू हैव नॉट गॉन थ्रू द क्वेश्चंस. तो इस क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए. दीज आर वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. द क्वेश्चंस ask that what do you mean by moral integrity and the professional efficiency in the context of corporate governance. It is basically asking you to differentiate, explain the two terms in the context of corporate governance. In the next question, it is asking you to differentiate between coercion and undue influence. And in the very next question, it is asking you to differentiate between moral intuition and moral reasoning. So can you see the focus of all three questions is mostly the conceptual clarity. Because see, if I want to ask you something कि भाई इस चीज का मीनिंग बता दो, और या अगर मैं आपसे पूछूं उस चीज को आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करो किसी और चीज से, कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिमांड मच मोर एनालिटिकल, इट टेस्ट मच मोर एनालिटिकल स्किल्स देन सिंपली आस्किंग यू टू एक्सप्लेन ये क्या है. यस और नो? तो ये तीनों क्वेश्चंस हम देख रहे हैं. दीज क्वेश्चंस आर आस्किंग कि जो टर्म है सिलेबस के, उनके बीच में इंटरसेक्शन आपसे पूछे हैं कि भाई बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है.
यस और नो? इनफैक्ट जो थर्ड क्वेश्चन है इस पे यूपीएससी ने इस थीम पे ऐसे भी दिया है। जब हम ऑब्जेक्टिविटी पढ़ाते हैं, आई मीन क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको फाउंडेशनल वैल्यू सिविल सर्विसेज में, सो इन ऑब्जेक्टिविटी इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दैट ऑब्जेक्टिविटी अलोन विल नॉट हेल्प यू इन मेकिंग एथिकल डिसीजंस, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी इज decision making based on sheer facts. Objectivity is doing cost benefit analysis. Objectivity is rationality. It is the logical thing. But then it is not enough. You need other values to make ethical decisions. समझ में नहीं आ रहा? आप समझने के लिए इसको ऐसे सोचिए, जो स्कीम वाला जो फेमस एग्जांपल्स आता है ना, कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपके पास कोई स्कीम का बेनिफिट लेने कोई लेडी आती है जो भूखी है एंड ऑल, उनका स्कीम का डॉक्यूमेंट नहीं है। सो व्हाट डज द ऑब्जेक्टिविटी सेज? ऑब्जेक्टिविटी क्या बोलती है? ऑल यू नीड टू लुक एट इज द फैक्ट्स, एंड फैक्ट्स क्या हैं? कि दैट लेडी इज नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट। क्यों नहीं है? उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, ऑल्दो शी इज हंग्री एंड शी माइट डाई ऑल्सो, दैट डिफरेंट स्टोरी। But the sheer objectivity says that as a law-abiding official, you should not violate law and you should not break this objectivity. But does this mean that this is an ethical decision? Does this mean this is an ethical decision? No, because objectivity alone cannot help you in making ethical decisions. It needs to be guarded by all other values also. And that is where it is saying that moral intuition and moral reasoning. Intuition also comes into the picture, even though you may not be aware about any other values. If your heart is saying, your intuition is saying, I am doing something wrong by denying the benefit to this lady, then whatever you are doing is wrong. That is the role of intuition. Visionary decision making happens at the intersection of logic and rationality, same thing. Logic and intuition. It is your essay topic. This year's paper. Again, देखा ही नहीं है। देखते क्यों नहीं हो? पहली बार यूपीएससी में देखेंगे ऐसे करके। रोमांच बना रहना चाहिए, ये है क्या? सस्पेंस जो है वो बना रहना चाहिए। ऐसा करते हो क्या? ये आपका इस साल का ऐसे का पेपर है, ऐसे का टॉपिक है। द सेम थिंग। अरे आपको बात समझ में? इंट्यूशन हेल्प्स, ठीक है? तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंट्यूशन एंड रीजनिंग। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट दे आर आस्किंग एंड एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दैट यू आर हैविंग। अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कोअर्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कोअर्शन। कोअर्शन क्या है? कोअर्शन जो केस स्टडी में आता है। यस और नो? आपके सीनियर आप पर दबाव बना रहे हैं, दबाव, आप पर दबाव बना रहे हैं। क्या दबाव बना रहे हैं? कि यार ये फाइल वाइल थोड़ा देख लो। यस और नो? नहीं तो फिर हम तुम्हें देखेंगे। दिस इज कोअर्शन। व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? आप ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपने देखा कि सब सरकारी बाबुओं की सैलरी तो 70-80 हजार है, बट अब सबके पास जो आईफोन है वो लेटेस्ट वाले हैं, इनकी जो बीवियां हैं वो बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग करती हैं, मेरी बीवी तो ऐसे ही रहती है, ताना भी मारती है मुझको। Then you get influenced by that environment and work culture. It consumes you. The work culture consumes you and you tend to tilt towards making those kind of decisions because chalta hai sab. Because that is undue influence. In influence, there is nobody. The coercion picture is not there. The intention is not there. Influence means that you are lowering your own moral guard. Again, there was a question in essay. Ships sink not because of water around them. Ships sink because of water that gets into them. So, you are sinking. You are sinking means you are doing those undue things. Under the influence, undue influence. Because you are allowing this corrupt water, or I would say chalta hai attitude to creep in and corrupt your own character. Ships is not sinking. You are not sinking क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन है. You are sinking because आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहे हो. और अच्छे से समझना है अनड्यू इन्फ्लुएंस को. सिंपल ऐसे समझिए, जो बच्चे होते हैं, है ना, जो क्या है वो, अरे वो तीसरा आदमी ऐड हुआ ना अभी, फिर उसने बोला कि मैं उठ के मैं ऐड नहीं हूं. कौन सा ऐड है वो? पान पराग नहीं, बिमल, दाने दाने केसर, क्या है पूरा, क्या है, दाने दाने पर केसर का दम. यस, दैट इज.
तो दाने दाने पे केसर का दम, ठीक है। अगर कोई बच्चा उसको देख रहा है और देखने के बाद उसको भी उतना ही कूल बनना है जितना शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार हैं, देन दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट इज नॉट कोर्शन। दोनों में डिफरेंस है। दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, नॉट कोर्शन। एंड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट द इंसिडेंस ऑफ कास्टिंग काउच आर कोर्शन। They are not undue influence, they are coercion, because they are very much intentional and वो फोर्सफुल विल के खिलाफ करवाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है आपको बात समझ में? डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टर्म्स, एक्सप्लेन सर्टेन टर्म्स, एंड इट इज एसेंशियली चेकिंग योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपके सिलेबस के एटीट्यूड में है ये टॉपिक, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। तो वहां पे आता है इन्फ्लुएंस का रोल, एंड परसुएशन का मतलब, परसुएशन का उल्टा जब बोल देंगे तो उसको मैनिपुलेशन बोलेंगे, है ना। जब उसको गलत इंटेंशन से हम करते हैं देन इट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। सो दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम दैट टॉपिक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कहां से लोकेट करें इस क्वेश्चन को, दिस क्वेश्चन इज विद रेस्पेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ रीजनिंग। सो यू मस्ट हैव दैट मच क्लैरिटी कि अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मुझे समझ में आ जाए। एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट अगर आपको कोई भी चीज पढ़ रहे हो एथिक्स में, है ना, इस तरह क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको वैल्यूज दे देते हैं और वैल्यूज का डेफिनेशन एग्जांपल्स आपसे पूछते हैं, यस और नो, ऐसे, या व्हाई दिस वैल्यू इज, अरे चेंज हो गया, व्हाई दिस वैल्यू इज रिलेवेंट फॉर द सिविल सर्विसेज, पूछते कि नहीं पूछते। बीच में से क्वेश्चन भी आए थे कि स्टेट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट आर यूनिवर्सल फॉर सिविल सर्विसेज। ये सब पहली बार सुन रहे हो क्या? चेहरे तो ऐसे बना रखे हैं कि सर ये तो पेपर लीक कर रहे हो आप अगले साल का। आ चुका है भाई, यूपीएससी ने पूछा है पब्लिक डोमेन में। क्यों सरदार जी, आपने तो चेयर पे कब्जा कर लिया, यहीं बैठते हो सेकंड पोजीशन पे, फिक्स कर रखा है आपने। आ रही बात समझ में? सो इन क्वेश्चंस का क्या डिमांड होता है? इन क्वेश्चन का डिमांड भी केवल डेफिनेशन और एग्जाम्पल नहीं है। केवल डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक क्वेश्चन अगर वो मैंने ऑब्जेक्टिविटी डिस्कस किया आपके संग, क्या है ऑब्जेक्टिविटी कि अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी अदर वैल्यूज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक एथिकल डिसीजन मेकिंग। सो इस क्वेश्चन में जनरल अप्रोच मैंने देखी है, वो क्या देखी है, बच्चा ऑब्जेक्टिविटी का डेफिनेशन देगा और एग्जाम्पल देगा, फिर अदर वैल्यूज का डेफिनेशन देगा, एग्जाम्पल देगा, बट इंटर रिलेशनशिप ड्रॉ नहीं करेगा कि इस क्वेश्चन का जो बेसिस है, बेसिस क्या है, लिमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जिस लिमिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में मुझे बाकी वैल्यूज की रिलेवेंस बतानी है, एंड इसीलिए सेक्शन ए में फिर नंबर नहीं आते उन क्वेश्चंस में। आ रही आपको बात समझ में? इंटीग्रिटी की डेफिनेशन पूछ लो, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस की डेफिनेशन पूछ लो, ऑल ऑफ दीज हैव डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर वो कॉन्टेक्स्ट हमने नहीं समझे, चलो मैं आपको देता हूं, इंटीग्रिटी का डेफिनेशन सबको पता है ना? क्या है इंटीग्रिटी का डेफिनेशन? क्या है? बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस, और यस। सो द इंटीग्रिटी का जो बैरोमीटर है वो है द कॉन्टेक्स्ट व्हेन नो वन इज वॉचिंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरोमीटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट। ट्रैफिक वाला जो एग्जांपल मैं बार बार देता हूं, आपको 2 सिनेरियो अगर मैं दूं, एक सिनेरियो में पुलिस वाला खड़ा है और आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हो, और दूसरा सिनेरियो है पुलिस वाला नहीं खड़ा है, रात है, अंधेरा है, फिर भी आप ट्रैफिक लाइट का पालन कर रहे हो, आप उनको फॉलो कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट? सेकेंड इज द बेटर एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी, नॉट द फर्स्ट वन। इन फर्स्ट वन देयर इज स्टिल डाउट कि आप फाइन की फियर की वजह से शायद फॉलो कर रहे हैं लॉ। दैट इज द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी। सो जब भी आप इंटीग्रिटी को डिफाइन करेंगे, आप इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को जरूर इन्वोक करेंगे अपने आंसर्स में, देन ओनली आपके आंसर का क्लैरिटी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप समझिए इस बात को। आ रही बात समझ में? डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। एक आदमी जाता है ऑफिस, टाइम से जाता है, काम करता है और आ जाता है। एक तो हो गया ऐसा आदमी, है ना, इस तरह का एक एम्प्लॉई है।
और ऑफिस जहां चल रहा है बस सबसे अच्छा अच्छा बोल रहा है, अपना जो काम दे रहा है कर ले रहा, आ जाता है। दूसरा आदमी जो जाता है, जो नोटिस करता है यार ये चीजें ऐसे नहीं चलेंगी, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, ये चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा, आई नीड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स के लिए मुझे रुकना पड़े ऑफिस में 9 बजे 10 बजे तक, तो मैं रुकूंगा यार। अगर मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगा यार। दैट इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस goes beyond the mere compliance of rules and regulation. It is about the passionate commitment. That is how dedication to public service is different than the other sort of examples. And you must be very much clear when you give those examples कि मैं इसी context में दे रही हूं. That is dedication to public service. Change हो गया. आपने बताया नहीं, मैं तो काफी आगे पीपीटी पहुंची पड़ी है। आ रही है बात समझ में? ये पढ़िए एक बार, ये इसी साल का क्वेश्चन है 2023 का। What really matters for success, character, happiness, and lifelong achievement is a definite set of emotional skills, your EQ, and not just purely cognitive abilities that are measured by conventional IQ tests. The question is asking, this year's question is asking about the importance of emotional intelligence. But when you are studying about emotional intelligence, तो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं यहीं से स्टार्ट करूं, EI क्या है, उसके 5 कंपोनेंट क्या हैं और उसके एग्जांपल्स क्या हैं, उसको कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, बात खत्म। मोस्ट ऑफ यू विल प्रिपेयर द टॉपिक इन दिस मैनर ओनली, बट दैट इज नॉट हाउ एथिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज लुक फॉर द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इन विच दैट पर्टिकुलर वैल्यू और टर्म हैज अराइजन। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ EQ, कितने लोग पहले EQ करते थे? नहीं करते थे। EQ का डिमांड आया है व्हेन पीपल रियलाइज दैट IQ इज नॉट द सोल मेट्रिक टू जज एनीवन सक्सेस लेटर, एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू स्टडी EQ इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिमिटेशन ऑफ IQ. So all these themes have to be prepared beforehand. And that is where probably next year UPSC may ask the same question in a different format by just asking you to compare between a leader and a manager. The same thing. So that is how elaborate your preparation should be. It should not be limited to definition and examples. This is what I'm saying. अदरवाइज यहां पे आप लिखने जाओगे, वहीं पे लिखोगे तो एग्जाम्पल डेफिनेशन लिख के बस आगे एक लिमिटेशन बताओगे IQ की, बस ये लिमिटेशन है बस, उसके बाद EQ का जो रट्टा मार खा उल्टी कर दोगे, नंबर नहीं मिलेगा। IQ की लिमिटेशन पे आर्गुमेंट आने चाहिए अच्छे खासे, देन इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ EQ. एंड इट इज ऑल्सो नॉट एनफ व्हेन यू प्रिपेयर any topic, what we generally understand, because we have been fed that the only thing we need to prepare is definition and examples. We don't prepare the critical perspective. Critical perspective with respect to the topics. जब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मैं चलो कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा कि यार ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायरमेंट आ रहा है इसका कि IQ इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड समथिंग एल्स, दैट समथिंग एल्स इज EQ. IQ प्लस EQ इज द सुपर कॉम्बिनेशन. यस, एंड देन EQ क्या है, कंपोनेंट क्या है, कैसे इनकलकेट करेंगे, क्या उनका रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, एग्जांपल्स खत्म. नो, यू ऑल्सो लर्न द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ EQ, बिकॉज दैट इज वेयर UPSC अगेन विल आस्क यू क्वेश्चन एंड यू विल अगेन फेल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड दैट थिंग बिफोर हैंड. जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ last to last year. In case of crisis of conscience, does EI help to overcome the same without compromising the ethical and moral stand that you are likely to follow? This question is very much analytical.
क्या आंसर होगा इसका? सोचना जरा, क्या आंसर होगा इसका? इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर केवल यह नहीं होगा कि हाउ डज ईआई हेल्प्स इन टेकिंग एथिकल डिसीजन और रिजॉल्विंग क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव यह भी है, ईआई इज नॉट एन एथिकल थिंग पर से। यू मस्ट हैव दैट मच क्लैरिटी। Being an emotional intelligent person does not at all mean that I will be a ethical person or moral person. Does not mean, because essentially emotional intelligence is the ability. It is the ability. Definition भी यही कहती है, EI is the ability to understand and interpret one's emotion as well as emotions of others, and the ability to regulate those emotions. It is the ability, and ability is a value neutral thing. It can be misused also. And you have various examples of leaders who have misused emotional intelligence. You take the example of Hitler. You take the example of various political leaders who by their skills of emotional intelligence can arouse crowd towards a communal tension. And that is why EI may not necessarily helps you in resolving crisis of conscience or the ethical decision. You may eventually compromise your own ethical and moral stand, because now you are empowered by an ability, because you know that you will be a successful person in that pursuit. नहीं आई बात समझ में? क्राइसिस ऑफ कंसाइंस अगर इस बात से आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बदनामी हो जाएगी, लेकिन अगर मुझे ये इमोशनल इंटेलिजेंस की ताकत मिल जाएगी, मैं कर ही लूंगा ये, देन आपका जो डिसीजन मेकिंग है, इट मे नॉट बी एथिकल. सो दिस इज व्हाट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज, दैट मोस्टली इट विल हेल्प यू ऑल्सो, बिकॉज इट अलाउ यू टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स ऑल्सो, बट यू मे बिकम टू इंटेलिजेंट फॉर योरसेल्फ, इन द सेंस you may misuse EI. So you need to prepare any context from critical perspective also. You look at this year's question. This year's question, 2023 only. Is conscience a more reliable guide when compared to laws, rules and regulations in the context of ethical decision making? More reliable guide. The answer will never end. How does conscience helps in taking ethical decision? No. Answer is looking with respect to the critical perspective that in what spheres conscience may not be the correct source of ethical guidance. And that is where the critical perspective will come into the picture. You must have critical perspective because that is where the most analytical kind of questions are set. और जब वो आंसर नहीं होते, नंबर नहीं आएगा. वो क्या है, वो बोलते हैं ना, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा. यस, दैट इज वॉज द वॉर क्राई ऑफ द पीपल. जिहादी जो होते हैं, यस और नो. आपको क्या लगता है, जब वो ऐसा क्राइम करते हैं तो क्या उनको कंसाइंस जो है वो ये बोलता है कि वो गलत कर रहे हैं? नहीं, उनको कंसाइंस ऐसा नहीं बोलता कि वो गलत कर रहे हैं. इनफैक्ट दे आर वेरी मच श्योर दैट वट एवर दे आर डूइंग ए वेरी पायस थिंग एंड दे विल बी रिवार्डेड लेटर. वो जो मरने के बाद उनको मिलेगा, दे विल बी रिवार्डेड लाइक एनीथिंग एंड दे फर्मली बिलीव इन दैट. जो ऑनर किलिंग पेरेंट्स करते हैं तो क्या उनको कंसाइंस बोलता है उनको? बिकॉज दे वेरी मच बिलीव कि उनको बेटा बेटी ने जो भी काम किया है उनका ऑनर चला गया. दे बिलीव इन दैट. उनका कंसाइंस वही बोलता है कि भैया तो मारना ही पड़ेगा. सो एट दैट टाइम कंसाइंस डज नॉट एक्ट एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस because conscience is a product
of experience. And how you train that, it will determine that to what extent it will act as source of ethical guidance. This is what I am telling you, that when you prepare anything, you must have critical perspective. Otherwise you will not be able to write the answers. आप इसमें केवल यही लिख के आओगे कि कैसे कंसाइंस हेल्प करता है एथिकल डिसीजन मेकिंग में. क्वेश्चन है, इज मोर रिलायबल गाइड. So at times it is more reliable guide, but for that conscience needs to be trained in that fashion. Conscience is a cognitive act of mind. Cognitive means दिमाग पिक्चर में आ रहा है. That means you need to train it. Then only it can be a source of ethical guidance, more reliable perhaps at times. आ रही मेरी बात समझ में? Otherwise we can never rely on conscience blindly, because if that happens there is a lot of subjectivity in the play. और फिर ऑनर किलिंग करने वालों को लगेगा वो सही कर रहे हैं, जिहादियों को लगेगा वो भी सही कर रहे हैं, फिर सब अपनी नजर में सब सही करेंगे. एंड दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ सेइंग, आई वुड से दैट इंसान तो सही करता है अपनी नजर में, तो उससे तो बात बनेगी नहीं. इतना ज्यादा रिलेटिव सुने नहीं क्या आपने आर्गुमेंट? सुने नहीं आपने आर्गुमेंट? मैं जो करूंगा सही करूंगा, है ना ये आर्गुमेंट. So that is the limitation of conscience. That is another debate. The subjectivity है कि universal है, that is a different debate altogether. EQ is the ability. Yes, EQ is the ability, and ability means it can be misused. हिटलर जो रहा, इतने बड़े लीडर रहे, तो दे आर मिस्चीवियस, द कैरेक्टर वाज नॉट गुड एंड दे हैव दिस एबिलिटी ऑफ EQ. तो उन्होंने वो मिसयूज करी. दैट इज यू आर मिक्सिंग टू कॉन्सेप्ट्स. EQ इज एबिलिटी, वैल्यू सिस्टम इज डिफरेंट. अभी उसको छोड़ो, अभी क्यों पूछ रहे हो वहां पे? अभी बस ये समझिए कि जब हम टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखेंगे. दिस इज द मीनिंग. सेकेंड वाला क्वेश्चन वही है जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया. अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी, एम्पैथी एंड कंपैशन आर सम ऑफ द अदर वाइटल एट्रीब्यूट दैट फैसिलिटेट टू मेक कॉम्पिटेंट डिसीजन मेकिंग. तो इस क्वेश्चन में भी इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी के लिमिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बात करनी है. चलो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा कि स्टेट 3 वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज. 3 वैल्यूज. बस ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी एंड ट्रुथफुलनेस. और ऑनलाइन वालों अभी बताओ चैट में, और कौन बताएगा? 3 वैल्यू बताओ. 3 बोलना है, एक ऐसे करके तो 8 वैल्यू पूरी हो जाएंगी. 10 वैल्यू ऐसे मजाक नहीं करना है, 3 ही लिखनी है. मैं पूछ ही 3 रहा हूं. हाँ, इंटीग्रिटी एक एक करके लिखता हूं. आपने क्या बताया? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और कंपैशन. आपने क्या बताया सर? कौन किसकी जगह पे? कंपैशन की जगह पे. गलती हो गई, थोड़ी सी मिस कर गए, नंबर नहीं मिलेगा. अच्छा, और अब आप में से कोई एक वेरिएबल चेंज करेगा इसमें, तभी उसका नाम यहां पे आएगा. हाँ, और 3 इंटीग्रिटी, लीडरशिप. इंटीग्रिटी तो जरूरी है ना, इसके बिना तो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड तो नाम ही है सब्जेक्ट का. तो इंटीग्रिटी नहीं आएगा तो एग्जाम को पता ही नहीं पड़ेगा उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है. तो इंटीग्रिटी तो बोलना है, दैट इज फाइन. दूसरा बोला इन्होंने अभी भी पढ़ा है ना, EQ पढ़ा है, लीडरशिप पढ़ा है, तो लीडरशिप बोल रही है, अच्छी बात. और क्या बोला आपने? कंपैशन. ठीक है, और ऑनलाइन वालों से देख लेता हूं. इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, कंपैशन. चलो, और बताओ. आप बताओ. आप यू लुक लाइक दीपिका. हाँ, आप ही से कह रहा हूं. यस, दीपिका अग्रवाल, वो जो वाइफ वैसी आ रही है. शी गॉट रैंक 152 लास्ट ईयर. बताओ. इंटीग्रिटी तो होगा ही, उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी.
कंपैशन भी चाहिए ही चाहिए, यस। और क्या चाहिए? डेडिकेशन भी चाहिए, ओके। इंटीग्रिटी, कंपैशन, डेडिकेशन। मेरी खरोष्टी लिपि पे मत जाओ, बस मैंने ऐसे ही लिख लिया है। हाँ, और एम्पैथी, कंपैशन का एम्पैथी की रिक्वायरमेंट है। बोलो, बोलने से कौन कसर चूक रहा है? हाँ जी, आप बताओ। इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, ऑब्जेक्टिविटी, हो गया भाई। बस एबीसी, बीसीए, सीएबी, सीसेट चल रहा है ये। ओह नाइस। इंटीग्रिटी, अब लिख नहीं रहा मैं, सुन लो बस। इंटीग्रिटी, डेडिकेशन और सेल्फलेसनेस, वो तो जरूरी है। महात्मा गांधी वाली फीलिंग तक नहीं आएगी पेपर में, नंबर कैसे मिलेगा? बैड, एक्चुअली वेरी बैड। एंड दैट इज व्हाई आई से कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। हाउ ऑन अर्थ एनी ब्यूरोक्रेसी कैन फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल नॉन पार्टीजनशिप? No bureaucracy can function without non-partisanship. No bureaucracy. It has to be one among the top 3 value. Rest other value है नहीं है, बाकी बात है। अगर भाई तुम आगे क्यों बढ़ते हो? ये भैया भी, दिस सिलेबस इज वेरी वाइड, ठीक है। और इसका जो आंसर राइटिंग है वो 4 कॉन्सेप्ट से मिलके आएगा। तो अब एक चीज पकड़ के पूछोगे, क्लास वहां चली जाएगी। अभी जो चल रहे हैं सुनो, ध्यान से सुनो अभी। So, without non-partisanship, any bureaucracy cannot function, because that is how private administration and public administration differ from each other. One of the prime criteria is the political context in which bureaucracy operates. Bureaucracy are the permanent executive, while the political executive are temporary. Without this, no bureaucracy can function. So, आप में से एक दो बोल रहे थे नॉन पार्टीजनशिप, नहीं बोला किसी ने भी, दैट मीन्स यू लैक दैट पर्सपेक्टिव। इट इज नॉट अबाउट रैंडमली थ्रोइंग एनी 3 वैल्यूज। दिस क्वेश्चन वाज नेवर अबाउट रैंडमली थ्रोइंग एनी 3 वैल्यूज। दैट इज वाई 3 वर सेट कि 3 ही देनी है। अगर नॉन पार्टीजनशिप नहीं है तो नहीं है आंसर आपका सही। आपको रीजनिंग समझ में आ रही है क्यों उसका पार्ट होना चाहिए? चलो, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी की? ऑब्जेक्टिविटी। बिकॉज बिफोर एवरीथिंग एल्स दे आर रूल्स एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंटर, बिफोर एवरीथिंग एल्स। उसके बाद आपको जो लिखना है, कंपैशन, डेडिकेशन, जो लिखना है लिखो। So, you need to understand the nature of values. You need to understand the specific context in which those values are used. Otherwise, randomly जो मन में आएगा वो लिखोगे। बात आ रही है आपको समझ में कि नहीं आ रही है? And believe me, एग्जामिनर को सब समझ में आता है कि आंसर कहां से लिखा जा रहा है, ये रट के लिखा जा रहा है। अगर आप बिलीव करो, कोई 3 जो वैल्यू में अगर एक एम्पैथी दूसरा कंपैशन है, आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है ना, इस बंदे को नहीं आता है। अगर 3 वैल्यू कोई बोल रहा है, उसमें से एक एम्पैथी दूसरा कंपैशन है, देन यू नो दैट पर्सन नोज वेरी लिटिल अबाउट द थिंग्स। वही गलती आप कर रहे हो। आपको उतना समझ में आ रहा है क्योंकि आपको एम्पैथी कंपैशन से समझ में आता है, मुझे कुछ और बेटर समझ में आ रहा है। आ रही बात समझ में? यस और नो? बाद में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये पता है? ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू होनी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए। ये पीवाईक्यू ही है आपका। अब वो टॉपिक का डिस्कशन है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। दोनों ही वैल्यू होनी चाहिए। चलें आगे। ओके, सो हम क्या सीखे अभी तक के एपिसोड में? हमने क्या सीखा कि हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को कवर करना है तो उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत पता होना चाहिए, उसके लिमिटेशंस भी पता होना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड, दैट इज वेयर डायनामिक। जब मैंने बच्चों को पढ़ाया रोल ऑफ फैमिली, है ना, रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग ऑफ वैल्यूज, तो वहां मैं केवल बताता नहीं हूं कि ऐसे ऐसे वैल्यू इनकलकेशन होता है।
देयर इज ऑलवेज द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव कि फैमिली सिस्टम में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से सिस्टम खराब हो रहा है. एंड वन ऑफ द फैक्टर वाज टेक्नोलॉजी. यूपीएससी आस्क्ड दैट क्वेश्चन इन सोसाइटी. रोल ऑफ मोबाइल. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि आपको सोसाइटी में हेल्प करेगा, आपको एसए में हेल्प करेगा. एसए में जो शुरू के चार टॉपिक थे, ऑलमोस्ट चारों के चारों वी हैड डिस्कस्ड वन वे और अदर. आ रही है आपको बात समझ में? अब ये बात अगर मैं वहां पे लिख दूं टेलीग्राम पे, चले सब मार्केटिंग गिमिक. इट इज नॉट मार्केटिंग गिमिक. इट हैज हैपेंड. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड है तो आपको समझ में आएगा. एक क्वेश्चन क्या था? द गेम डज नॉट बिगिन अंटिल देयर इज अपोजिशन. थिंकिंग इज लाइक ए गेम. इट डज नॉट बिगिन अंटिल देयर इज अपोजिशन. दिस क्वेश्चन इज अबाउट सोक्रेटिस. इट इज अबाउट क्वेश्चनिंग थिंग्स दैट यू विल डिस्कस इन वेस्टर्न मॉरल थिंकर्स एंड ऑल. ठीक है. सो दैट इज अनदर पार्ट. दैट कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए और चीजों का एक डेफिनेट कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए. ठीक है. अब विनोद जी क्या कह रहे हैं आपसे? विनोद जी कह रहे हैं कि हौले हौले हो जाएगा प्यार. यस, प्यार हो जाएगा. किससे करना है प्यार? प्यार किससे करना है? आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हंसो, हंसना इंपॉर्टेंट है. हौले हौले हो जाएगा प्यार. I am already committed. No? When I say hole hole ho jayega pyar, I mean that when you give a certain amount of time, continuous time to anything, here in this case I am referring to PYQs, they will speak to you. They will love you back. The problem is you like the suspense. तो आप चाहते हो कि सब कुछ यूपीएससी में ही देखेंगे, उसके पहले यूपीएससी का कुछ नहीं देखेंगे. यूपीएससी के बाद वाली चीज देखेंगे, आईएएस की एंट्री कैसे होती है ये देखेंगे. सो नाउ लेट अस लुक एट द पीवाईक्यूज, बिकॉज हियर आई विल प्रूव दैट पीवाईक्यूज हैव ए पैटर्न. सम ऑफ द पैटर्न आई विल डिस्कस, रेस्ट वी विल डिस्कस इन द क्लासेस. दैट द पीवाईक्यूज हैव ए पैटर्न एंड इफ यू get those themes prepared, it will be very easy for you to score in the examination. I have stopped sharing feedbacks on my Telegram channel क्योंकि अब मतलब बहुत ज्यादा आते हैं तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग गाली दोगे कि सर क्या दिल रात पोस्ट करते रहते हो यही सब. But that is the reason I am getting those kind of feedback is because after the class it happens that you get to understand things better. You need to you start identifying the pattern कि इस क्वेश्चन में पैटर्न आ रहा है. अभी देखो एक चीज डिस्कस करते हैं. राइट नाउ यू विल गेट दैट फील. ठीक है. पहले तो खुद से पढ़ लो एक बार. खुद से पढ़ लो सारे क्वेश्चंस अच्छे से. पढ़ लिया तो बताइएगा. यू विल लर्न ए लॉट आफ्टर दिस सेशंस. पढ़ लिया? चलो तो ये बताओ क्या कॉमन है इन सारे क्वेश्चंस में? सी सेट क्वेश्चंस. कवि क्या कहना चाहता है? हाँ? दिस क्वेश्चन इज अबाउट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स. ठीक है. नाउ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स there are two ways this question is being asked. जब हम बोलते हैं this particular question is from the topic, a single topic, that is consequences of ethics. consequence का मतलब क्या होता है कि ethics फॉलो करेंगे तो क्या होगा और नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, यही consequence है. और जब हम consequence की बात करते हैं तो consequence किस किस पे बात करते हैं? इंडिविजुअल पे बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन से बात करते हैं
और इंस्टीट्यूशन का मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एंड सोसाइटी बात करते हैं, ग्लोबल नेचर में बात करते हैं, यस और नो? सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स ऑन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन में दोनों हो जाएंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक, दैट इज ब्यूरोक्रेसी या जो भी आप समझ लो, और सोसाइटी इन जनरल और ग्लोबल लेवल पर। यस और नो? यस और नो? अब आप क्वेश्चन देखिए, मेरे संग एक बार ध्यान से देखिएगा, कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है? हाउ डज एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग? हाउ डज ए लीड्स टू बी? ए इज एथिक्स। हाउ डज एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड इंडिविजुअल ह्यूमन वेलबींग इन जनरल में कहूं तो, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, सीएसआर मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा, दैट इज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स ऑन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सीएसआर इज नथिंग बट एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, यस और नो? ठीक है। विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली एंट्रेंस्ड मॉरल वैल्यूज एंड ऑब्लिगेशन, ये क्या है? विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली एंट्रेंस्ड मॉरल वैल्यूज, ये क्या हुआ? ये एथिक्स ही हुआ मोटा मोटा। नीदर लॉ नॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉर मार्केट इकोनॉमी विल फंक्शन प्रॉपरली। नीदर लॉ एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, नॉर मार्केट इकोनॉमी, मोटा मोटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के आसपास की बात, will function properly. So without ethics, these two things will not function properly. Yes or no? Adherence to ethics in human actions would ensure a smooth functioning of an organization. यहां पे क्या बोल दिया? एथिक्स का इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों। एथिक्स का इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्वेश्चंस का एक ही पैटर्न है, हाउ डज ए लीड्स टू बी। कई बार ए को चेंज कर देता है, एथिकल स्टैंडर्ड डिफाइन कर देगा, दैट इज सीएसआर, और बी को चेंज कर देगा, उस केस में लिख दिया, कहीं मार्केट इकोनॉमी लिख रहा है, कहीं प्राइवेट कंपनीज लिख रहा है, कहीं ब्यूरोक्रेसी लिखेगा, कहीं वेलबींग लिख रहा है, कहीं सोसाइटी सोशल वेलबींग लिख रहा है। नेचर ए है, हाउ डज ए लीड्स टू बी। क्लियर हो गया आपको? आ रही बात समझ में? यस। और ये ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी एथिकल स्टैंडर्ड हो सकता है। यस, हर साल ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पिछले सालों के कारनामे हैं यूपीएससी के। इस साल के देखें, ये रहे इस साल के। हाउ डज प्रोबिटी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेम थिंग, प्रोबिटी इज ऑल्सो स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स, इनफैक्ट द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स। आस्किंग द सेम थिंग, दैट गवर्नेंस एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जनरल सोसाइटी का, गवर्नेंस का मतलब विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। समझ में आ रही है? सेम थिंग यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम डिफरेंट वेज। एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल। हाउ डज सोशल कैपिटल एनहेंसेस गुड गवर्नेंस? सोशल कैपिटल इज एन एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल वैल्यू जो समाज होल्ड करता है आपस में। इनफैक्ट जब मैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स पढ़ाता हूं, सो आई टॉक ए लॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म, दैट इज सोशल कैपिटल। और यहां पे मैंने इतने एग्जांपल दिए हैं मेरी क्लासेस में, दैट हाउ द सोशल कैपिटल हेल्प्स इन इंप्रूविंग गुड गवर्नेंस। चलो आप ही के संग डिस्कस करते हैं इसको, पहले आगे बढ़ने से पहले। तो पहले तो यह समझ में आ गया कि इन सारे क्वेश्चन में देयर वाज पैटर्न ऑफ हाउ ए इज लीडिंग टू बी। दिस बी कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग में क्या होगा? गवर्नेंस होगा, सोसाइटी होगा, ग्लोबल नॉर्म्स होंगे या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होंगे। और ये ए, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी नॉर्मल एथिक्स, इट कैन बी अनएथिकल स्टैंडर्ड्स, इट कैन बी एन एथिकल वैल्यू, इट कैन बी एनीथिंग, बट द पैटर्न इज सेम. You need to learn to identify these patterns, because if you have knack for those kind of patterns, you will prepare for them in advance. और आपके लिए फिर वो केकवाक होगा वो क्वेश्चन एग्जाम में. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलो सोशल कैपिटल का गुड गवर्नेंस में रोल डिस्कस करते हैं. करें?
सोशल कैपिटल का गुड गवर्नेंस में रोल डिस्कस करते हैं। किस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर देखो ये काम ना सोशल कैपिटल से हुआ, नहीं तो नहीं होता। कैसे? एनीथिंग, अभी टाइम नहीं है, चलो मैं डिस्कस कर देता हूं। एनीथिंग दैट आस्क फॉर कलेक्टिव एक्शन और द बिहेवियरल चेंज will require social capital, otherwise governance initiative will not succeed. As simple as that. नक्सलिज्म को पहले कैसे देखते थे? लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की तरह देखते थे। ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, नहीं निकला ना समाधान उससे। फिर क्या आया कि नहीं भाई ये ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है। जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो वहां पे सेंस ऑफ एलिनेशन है, तो क्या वो सेंस ऑफ एलिनेशन डंडे से सही करा जा सकता है? क्या वो हीलिंग टच, विनिंग हार्ट एंड माइंड स्ट्रेटजी जो बोलते हैं, क्या वो सोशल कैपिटल के बिना संभव है? नहीं है। यू नीड टू गिव सच डेफिनेट एग्जांपल्स इन योर आंसर्स। दैट इज द रियल कॉन्टेक्स्ट। जब आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लग गया ना कि ये एग्जांपल, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग दोज हाई मार्क्स इन एथिक्स पेपर। And I'm telling you, you need not revise also, because these things will be on your tips all the time, because now you have absolute understanding. You can apply things actually. आ रही बात समझ में? समझ में आया ये? Look at these questions again. Look at the questions. जल्दी से पढ़ो। आ गया? All these questions are with respect to anger, hatred, intolerance. Every year, this is a theme, very important theme. You must prepare it. Look at this year's question. This is this year's question, I think. Do not hate anyone, blah, blah, blah. Again on hatred. Yes or no? Look at the last year's question. Where there is a righteousness in the heart, there is beauty in character. पढ़ो। हार्ट से कैसे कैरेक्टर को लिंक किया, फिर होम को लिंक किया, होम से फिर नेशन को लिंक किया, है ना, फिर वर्ल्ड को लिंक किया। These linkages, that how your action at local level affects the larger society. This is a very important theme. On similar theme, now a particular locus was asked that to awaken the people, it is a women who must be awakened. women से आगे गए फैमिली पे, फैमिली से विलेज पे, विलेज पे नेशन पे, नेशन पे रुक गए, चाहते तो आगे चले जाते ग्लोबल पे। बोला पॉइंट आई एम मेकिंग इज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थीम। पहले पूछ चुका यूपीएससी एंड फिर पूछा है दूसरे फॉर्मेट में, दैट हाउ योर एक्शंस एक्चुअली इंपैक्ट द लार्जर सोसाइटी। दिस इज द थीम। अब वो महिला के रोल के बारे में कर लिया या इंडिविजुअल रोल के बारे में कर ले, कुछ भी कर ले। मेरी बात समझ में आ रही है? कैन यू सी द पैटर्न हेयर? कैन यू सी दिस थीम हेयर? यस और नो? Similarly, condemn none if you can help out. So this was helping in the nature of you should help people. Spirit of service. Similar question, kindness के ऊपर। इस बार हमने एमएमपी में करवाया था यही क्वेश्चन कि रिलीजियस का मतलब यही होता है, धार्मिक नहीं होता। क्या है, गांधी जी का कोट है ना एक, द बिगेस्ट सर्विस यू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, ऐसा करके कुछ है। सो दीज थीम्स आर इंपॉर्टेंट। सो पीवाईक्यू से प्यार करना जरूरी है, ठीक है। ये लास्ट ईयर के कुछ थीम्स हैं, इनको भी देखिएगा आप। मीन एंड के चेंज थीम्स, या वैल्यूज कांस्टेंट हैं, या लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे लिमिटेड सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस होते हैं। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड यूपीएससी के द्वारा। अंतिम प्रहार में भी मैंने काफी थीम्स कराए थे, काफी क्वेश्चन आया वहां से, ठीक है। सो ऑल आई एम सेइंग इज दिस इज राइट वर्सेज राइट, अधिकार वर्सेज राइटियसनेस, सही और गलत वर्सेज अधिकार। वहां पे क्वेश्चन बनता है, एक थीम बनती है।
So when you prepare the subject from such conceptual clarity and you prepare these themes beforehand, it becomes very much easy for you to actually score in the examination. This is what I'm saying. आ रही बात समझ में? ठीक है. Another important part is, ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार. Fools multiply when wise men are silent. Nelson Mandela. And look how the aspirant has answered the question. थोड़ा खुद से पढ़ो. पढ़ लिया? Can you see this person has only given lots of examples. There are no arguments that why fools are multiplying when wise men are silent. He has only given examples and that is a fallacy जो आप ऐसे में भी करते हैं. केवल एग्जाम्पल 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 लिखते रहते हैं. And that is why you don't score marks in those areas. Because you only write examples. You must understand that examples are means towards an specific end, and that is your argument. Examples are means to substantiate your position of view, your arguments. आप केवल एग्जाम्पल डंप नहीं कर सकते आंसर्स में. And if you write arguments, your answers become analytical. रीडर को पढ़ने में मजा आता है, उसको समझ में आने लगती हैं चीजें कि आप क्या सोच रहे हैं. दैट इज हाउ इट विल हेल्प यू. यस और नो? सो दैट इज अनदर थिंग दैट यू मस्ट डू. यू नीड टू गो बियॉन्ड कलेक्टिंग एग्जाम्पल्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं. एंड दैट इज हाउ यू विल स्कोर मार्क्स. समझ में आ रहा है? देन in case studies do not have this one size fit approach. अगर मैं केस स्टडी सेक्शन की बात करूं, so do not have this one side approach. जैसे मैंने आपसे पूछी ना कि 3 वैल्यूज क्या हैं, तो आपने वही इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंपैशन, सेल्फलेसनेस, वही सब बोल दिया आपने. यस और नो? ऐसे ही केस स्टडी में भी आपको गिनती की 4 वैल्यू पता होती हैं. जब मेरिट डिमेरिट लिखते हो तो उन्हीं वैल्यूज को, और वो यही होती हैं. इट गोज अगेंस्ट सेल्फलेसनेस एंड इंटीग्रिटी. वहां पे 2 कैसे कंसेंस तो होगा ही. इट गोज अगेंस्ट दिस. यही गिनती की 4-5 वैल्यू आप घुमाते रहते हैं. दैट इज ए वेरी रॉन्ग अप्रोच. बिकॉज अगेन, जस्ट एज दीज वैल्यूज हैव स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, द केस स्टडी ऑल्सो हैव डिफरेंशियल कॉन्टेक्स्ट. एक केस स्टडी जो पब्लिक सेक्टर पे बेस्ड है, उसके जो एथिकल प्रिंसिपल हैं जो गाइड करेंगे वो डिफरेंट होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में बेस्ड है. प्राइवेट सेक्टर में पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट ए क्राइम. इट इज नेसेसरी टू सर्वाइव एंड दैट शुड गाइड योर डिसीजन मेकिंग. यहां पे कुछ वर्ड्स होते हैं, ओथ ऑफ सीक्रेसी, जो यहां पे मेंशन कर सकते हो, यहां पे नहीं कर सकते आप. तो ये प्रॉब्लम आती है जब हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते कि भाई ये केस स्टडी को इस तरीके से टैकल करना है. प्राइवेट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल लगेंगे जो हमने पढ़े हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और यहां पे पब्लिक सेक्टर के एथिक्स लगेंगे. दोनों में डिफरेंट है, काफी ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, इन टर्म्स ऑफ मेरिट डिमेरिट, इन टर्म्स ऑफ वे फॉरवर्ड, एवरीथिंग. बिकॉज अगर भैया ये बताओ, अगर यूपीएससी को दोनों सेम ही रखने होते तो क्यों आपके सिलेबस में वो देता एथिकल डिलेमाज इन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस? केस स्टडीज तो एथिकल डिलेमा पे बेस्ड होती हैं. दोनों अलग अलग हैं ना, तभी तो लिखा हुआ है एथिकल डिलेमाज इन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. तो आप भी अपनी तैयारी में इस चीज का ध्यान रखें केस स्टडी में कि इन दोनों को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ट्रीट करें और उनको प्रिपेयर्ड भी ऐसे करें. प्राइवेट सेक्टर का कॉन्टेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर का कॉन्टेक्स्ट, एनजीओ का कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर अलग है. एनजीओ का भी नेचर अलग है, उसका अलग वैल्यू सिस्टम है. तो आप उसी के हिसाब से उसका आर्गुमेंट देंगे.
आ रही है बात समझ में? फिर यूपीएससी ने पकड़ लिया इनको जो एक एक मानते थे कि दोनों एक ही हैं। पहले तो पूछ लिया क्वेश्चन में कि व्हाट आर योर क्राइटेरिया, यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई दबे, यूपीएससी ने केस स्टडी पूछी हुई है, ये आपने नहीं देखी हो तो देख लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट आर योर क्राइटेरिया एंड जस्टिफिकेशन फॉर पुटिंग योर क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल स्टाफ टू अटेंड टू द पेशेंट्स नोइंग फुल्ली वेल दैट इट इज हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। तो बेसिकली कोविड में आप अपने डॉक्टर्स को, अपने हॉस्पिटल स्टाफ को क्यों बोलेंगे कि वो ट्रीट करें, क्योंकि आपको पता है ये काफी ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है जिससे हॉस्पिटल में भी नुकसान हो सकता है और उन लोगों में भी नुकसान हो सकता है, क्यों आप ऐसा बोलेंगे? तो आपने तो खूब एथिकल हो गए, सब लिख दोगे इसमें, खूब सारे आर्गुमेंट, वही गिनती के 4-5 जो आपको आते हैं, है ना, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सेल्फलेसनेस, ये लिख दोगे। भूल जाते हो कि पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस भी कुछ हो सकता है ना। फिर यूपीएससी ने पूछा, अच्छा पहले ये पूछ लिया, अगला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, इफ योर्स इज ए प्राइवेट हॉस्पिटल वेदर योर जस्टिफिकेशन वुड रिमेन सेम एज दैट ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल। अब लिखो, सेम ही लिखोगे तो पकड़े जाओगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया मन से, सेम ही क्वेश्चन में पूछ लिया पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस, अलग अलग तो पूछता ही है। तो जब आप सिमिलर आर्गुमेंट लिखते हो तब भी एग्जामिनर को पता चलता है, क्या पता चलता है? कि मस्ती हो रही है। जैसे एम्पैथी, कंपैशन, 3 वैल्यू में अगर आपने 2 बोल दी समझ में आता है, वैसे इससे भी समझ में आता है कि कितना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। फिर बोलते हो मार्क्स नहीं आया, मैं तो खूब सारे एग्जाम्पल लिख के आया था। आ रही बात समझ में? चलो इस केस स्टडी को पढ़ो, खाली इसको पढ़ना, उधर मत देखना, इसको पढ़ना बस, फिर कुछ समझाऊंगा। पढ़ लिया? तो जब लोग रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को बनाते हैं, अरे थैंक यू आ गए हम, खत्म, ये कह रहा खत्म कर दो, अब कैसे जाएंगे? रिहेबिलिटेशन कम रिसेटलमेंट पॉलिसी जब बनानी है, कंपनसेशन कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जब आपको बनानी है, सो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, कि जब आप लैंड लेंगे तो उनको देंगे क्या। एट बेस्ट दे विल कंडक्ट SIA और EIA एंड दैट इज वेयर देयर आंसर विल स्टॉप। करके देखना है क्या? दिस इज व्हाट यू विल ऑल्सो डू। अब तो मुझे मतलब कोई डाउट भी नहीं रह गया है, अब तो 1 घंटा डिस्कशन हो गया है ना। Your answer will also be limited to these aspects only, that is making these policies in terms of कि भैया कैसे कैसे EIA कराओगे, SIA कराओगे, क्या बेनिफिट दोगे, कैसे रिसेटलमेंट करोगे। But that is not how policies are made. Have you seen any policy? Have you seen any policy? If you see any policy, you will realize a policy is a very comprehensive document. You need to think like an administrator, and which means you must think in terms of what will be the institutional framework that will deliver these policy objectives. What will be the mechanism and the kind of detail it is expected. Grievance redressal mechanism क्या रहेंगे, monitoring mechanism क्या रहेंगे, that is how you need to think. Not just in terms of benefits, EIA, SIA and everything. You also need to understand how you will ensure the participation of people in EIA. How will you ensure? Because that is what will justify the EIA process.
If people do not participate, there is no justification. Yes or no? So those kind of safeguards must be there. The point is, when you solve case study, you need to think like an administrator. You need to think at a very wide canvas rather than only thinking in terms of giving those particular solutions जो बहुत common knowledge है. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप कोई भी लॉ देखिए, कोई भी पॉलिसी देखिए, आप पाएंगे कि वो ऐसे ही डिटेल तरीके से बनाई जाती है. एनएचआरसी को अगर एनएचआरसी बनाया ना, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट पास हुआ, तो आपने देखा उस एक्ट में जब ह्यूमन राइट्स डिफाइन करके उनको करा गया कि भाई ये आपके लिए ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं. 1993 या 2 में पास हुआ ना, वो कब हुआ? 3 में पास हुआ. ठीक है, तो क्या बोला कि भैया आपके लिए एनएचआरसी रहेगा, आपके लिए एसएचआरसी रहेगा, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे ह्यूमन कमीशन. ये क्या था? ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था. उनके पास क्या पावर्स रहेंगी? सिविल कोर्ट की पावर रहेंगी, हाई और वो सम्मन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं. ये डिटेल्ड प्रोसेस थी. उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या है कि वो रिपोर्ट को सबमिट करेंगे और फिर वो पार्लियामेंट में टेबल होगी, डिस्कशन होगा. ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सो कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है, कुछ भी बनता है, इनिशिएटिव होता है, इट हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव. यू नीड टू थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर. दैट इज व्हाट इज नेसेसरी इन केस स्टडी. यस, that is what is necessary in case study. मेरी बात समझ में आई? Similarly, you need to go beyond focusing on merits and demerits only. Because if you excessively focus on merits and demerits, what you will see कि merit, demerit, किसी एक ऑप्शन के जो मेरिट है वो अगले ऑप्शन के डिमेरिट हो जाएंगे, अगले ऑप्शन के डिमेरिट मेरिट हो जाएंगे. यही तो करते हो, यही करते हो ना? यस. तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त 2 नैन. यही तो करते हो कि स्टडी में. और करते क्या हो? है एक्टिव पैसिव वॉइस. आधा का उठा दिया और मेरे ख्याल से ऑप्शन को लिखते भी होंगे ना, तो ऊपर देखते क्या लिखा हुआ है, उसी को वहां से उठा के यहां डाल देंगे. So if you excessively focus on merits and demerits, you make your case studies very much mechanical in nature. जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता और रीडर को तो आएगा ही नहीं. On the other hand, you must focus on giving reasoning, arguments. एग्जाम इंटरव्यू में हर किसी पूछा जाता है कि तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो, बट कुछ लोगों के आंसर्स में ही कॉन्विक्शन दिखता है. That is the kind of answers you need to write because neither of you is going to do an unethical action in the case study. 2017 में केस स्टडी आई थी कि इंटरव्यू देने जा रहे हो, सुनिए, देखिए, एक्सीडेंट हो गया आपके रिलेटिव का, ठीक है, और वो सड़क पे परेशान है, मतलब उनको इमीडिएट हेल्प की जरूरत है. अब आप क्या करोगे? आप में से कितने लोगों को लगता है कि उसमें लोगों ने लिखा होगा कि हम तो इंटरव्यू देने चले जाएंगे? कितने लोगों को लगता है? हाँ, कोई ने नहीं लिखा होगा मेरे ख्याल से. तो वहां तो मौका दिया यूपीएससी ने आपको कि छाती चीर के एकदम दिखा दो कि कितना मदर टेरेसा आपके अंदर बैठी हुई है. मौका दिया. तो आपने ये लिखा होगा एकदम सर मैं तुरंत इंटरव्यू होता रहेगा, देश पहले है और रिलेटिव भी तो है. यस और नो है? नहीं तो मतलब घर पे पता ही तो चलेगा. वनरेबल सेक्शन की सोसाइटी के प्रति फीलिंग उल्टा करना चाहिए था. पता है, यूपीएससी को लिखना चाहिए था उसमें और उसको टिपिकल बना सकता था. कैसे? आपका लास्ट अटेम्प्ट है. ये मिस हो गया यूपीएससी से कि यू आर इनटू योर लास्ट अटेम्प्ट. और उसमें और 2-3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि आपके पापा पे कर्जा है, आपकी दोनों बहनों की शादी नहीं हुई है. ये आना चाहिए था ना. ये देखो भाई कितने भोले हैं. बोलेंगे सर इंडियन आइडल का ऑडिशन थोड़े ना है, अभी तो यूपीएससी की स्टडी पढ़ो. अभी यूपीएससी ने पिछले साल यही किया, इस साल नहीं, पिछले साल. एक बेचारे स्टेट सर्विस में ऑफिसर थे, उनकी कैपिटल में पोस्टिंग कराई.
और फिर वही लीक वीक रिपोर्ट बनी, क्वेश्चन वही था, उनकी मां को कैंसर था और बच्चे भी वहीं पढ़ रहे थे कैपिटल में, वहां डाल दिया, बच्चा भी डाला वो भी डाला। तो ये यूपीएससी कई बार रहम कर देता है कि इतना डिलेमा में नहीं डालते हैं। बाई चांस उसमें जो रिलेटिव था उसकी जगह पे आपके गर्लफ्रेंड अगर हो जाती या बॉयफ्रेंड जो भी है, तब थोड़ा सा और कहानी में ट्विस्ट आता। नहीं, चलो वॉट एवर इट इज। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि केस स्टडी में कोई भी गलत ऑप्शन चूज नहीं करने वाला है। तो जब कोई भी अनएथिकल ऑप्शन चूज ही नहीं कर रहा है तो नंबर में वेरिएशन कहां से आ रहे हैं? क्यों कोई किसी को 139 मिल रहा है, क्यों किसी को 80 भी मिल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? 50 नंबर का डिफरेंस कहां से कवर करोगे बाकी पेपर में? क्यों ऐसा हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज ऑफ द कॉन्विक्शन विद विच योर ऑप्शंस आर रिटन, एंड आप किस डेप्थ तक जाते हो उसको समझाने कि मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। इट इज बिकॉज ऑफ दैट। इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आप बताएं, जिसके स्टडी जो मैं बता रहा हूं, आप बताएं उसमें कि आप ऑल्दो ट्राई करोगे सब हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वापस यूपीएससी पे गुहार लगाओगे, भैया मैं एक मदद करके आया हूं और मुझे इंटरव्यू देने का मौका दिया जाए। ये तो हर कोई करेगा, आई थिंक सोचा ही होगा आपने अगर स्टडी देखी है तो। What is more necessary in this case study is to acknowledge and address the fact that UPSC may deny you the interview opportunity. Then what will you do? That is the true test. Otherwise आपने तो केस स्टडी बिगाड़ दी ना, फिर कोई केस स्टडी थोड़ा सॉल्व करी आपने। भाई एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट आपने अटेंड किया, वाहवाही लूटी बहुत अच्छे से, उनको जान बचा के मसीहा बन गए, फिर अब यूपीएससी भी गए, यूपीएससी आपका वेट कर रही थी कि अब आएंगे मेरे राम आएंगे, और आपको जाके इंटरव्यू में बैठा दिया। काहे का केस स्टडी है ये? नो केस स्टडी। द रियल क्वेश्चन इज व्हेन यूपीएससी डिनाइज यू द इंटरव्यू, व्हाट विल यू डू आफ्टर? व्हाट इज योर रिएक्शन आफ्टर दैट? दैट इज द रियल बैरोमीटर से आप टेस्ट होंगे। आप इसी केस स्टडी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, जो नॉर्मल केस स्टडी आती रहती है कि आपके बॉस आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ फड़बड़ करने को कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं करेगा तो ट्रांसफर करा देंगे, प्रमोशन रुक जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा होता है ना, ऐसी केस स्टडी आती है ना। तो जब वैसी केस स्टडी आती है और वैसा होता है तो आप ये ऑप्शन तो उसमें नहीं बना सकते ना कि आई विल जस्ट टॉक टू बॉस और मैं मना लूंगा उनको, और केस स्टडी खत्म कर दिया आपने यहीं पे। ये तो कोई केस स्टडी नहीं हुई ना। जब बॉस को मान ही जाना है तो केस स्टडी किस बात की? तो यूपीएससी को भी जब मान ही जाना है कि इंटरव्यू दे दिया, फिर डिलेमा किस बात का? दैट इज हाउ यू मस्ट एड्रेस योर केस स्टडीज। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। योर आर्ग्यूमेंट्स डिफाइंस ए लॉट कि आप कितने कॉन्विक्शन है वो सब पता चलता है उसमें। मैरिट डिमेरिट तो इतने एलोबरेट लिख देते हो, और फिर जब उसकी बात आती है कोर्स ऑफ एक्शन जस्टिफाई करने की, वहां खत्म हो जाती है लाइन, टाइम भी खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इवन दो यू वांट टू राइट मोर, यू कैन नहीं लिख सकते। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। आर्ग्यूमेंट्स जरूर देने हैं और इनकम्प्लीट आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस स्टडी में द demerit is the demerit of attending your relatives is that UPSC may deny you interview. Why you are making that choice? Don't you think if you answer this, examiner will have far more, he will trust your judgment and your decision making far more than you simply say कि मैं attend कर लूंगा interview जाके. You must address this part. You must address the demerits of the chosen option जो आपने किया है. In this case, UPSC may deny you the interview. मेरी बात समझ में आ रही है? Yes or no? ऑनलाइन वालों बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन वालों बात समझ में आ रही है? सिमिलरली सजेशंस जब दें
तो बड़े बड़े वर्ड्स ना फेंकें जिसका कोई रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन नहीं है ना. दैट यू विल स्ट्राइव फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, यू विल परसुएट द विलेजर्स एज इफ यू आर महात्मा गांधी. You will say and they will obey. Whenever you give suggestions, they must be actionable. वो सजेशन ऐसे होने चाहिए कि मैं किसी को बताऊं तो वो उन पर एक्शन ले ले. That is how those suggestions should be. And they must address the systemic issues. अभी एक यूपीएससी 2-3 बार पूछ लिया वो केस स्टडी कि कोई ब्रिज का इंस्पेक्शन कर रहा है और ब्रिज के इंस्पेक्शन में पता पड़ता है माइनर क्रैक्स हैं और कोई भी गिर सकता है और आपके पास दबाव है कि इसको क्लियर कर दो, दोबारा मत कराओ, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मोस्ट ऑफ यू के जो सजेशंस हैं वो क्या होंगे, क्या करेंगे आप? मोस्टली सीनियर के पास जाएंगे और ऊपर जाएंगे, अल्टीमेटली विसिल ब्लो कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. यही करेंगे ना सॉल्यूशंस में. यस, अरे बात समझ में आ रही है? दोबारा से बताऊं कि स्टडी पूरी 2-3 बार पूछी जा चुकी है, मैं इसलिए कह रहा हूं. सो इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी इट इज नॉट जस्ट नेसेसरी कि आप ये बताएं कि क्या करेंगे, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट यू सजेस्ट द सिस्टमिक इश्यू दैट कि इतने टाइम तक ये जो क्रैक है ये डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ, ये जो गिरने वाला तब क्यों पता चल रहा है. इट इज कॉल्ड इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज द सिस्टमिक फेलियर ऑफ इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट. That must be addressed in your case study. In your long-term solutions, the systemic issue must be addressed. इससे अभी ये लड़ाई हो रही है ना हमास में और इसमें, तो यहां पे सिस्टमिक इश्यू है इंटेलिजेंस फेलियर. तो ऐसे ही सिस्टमिक इश्यू यू मस्ट एड्रेस व्हेनेवर यू आर गिविंग सॉल्यूशंस. कंक्लूजन में अपना विजन जरूर प्रोजेक्ट करना है आपको. ठीक है, ये उसके टर्म्स में लिखा हुआ है, नेगेटिव टर्म्स में, सिंस के टर्म्स में लिखा हुआ है कि क्या क्या गलतियां हैं कि सिस्टमिक इश्यू को मिस कर देते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देते हैं, या अपना विजन प्रोजेक्ट नहीं करते हैं. विजन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, आपके पास तो इस प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है. चाइल्ड लेबर है ना, डिटेक्ट कर लिया चाइल्ड लेबर, क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वट एवर इट इज, तो आप खाली उतना ही सॉल्यूशन आप देके आगे बढ़ जाते हो. बट चाइल्ड लेबर इज ए बिगर प्रॉब्लम. केवल आप ही के एक्शन से नहीं होगा. चाइल्ड लेबर कट्स अक्रॉस द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो, वेरियस पॉलिसीज. तो उसके लिए आपके क्या सजेशन हो सकते हैं, या समाज का जो चाइल्ड लेबर को जो नॉर्मलाइज कर दिया गया है समाज द्वारा, उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है चाइल्ड लेबर कंटिन्यू होने में. उसके लिए आप क्या सोचते हो? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप कुछ चाइल्ड लेवल पे केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तो ओवरऑल अपने बारा पर्सपेक्टिव जरूर बताइए केस स्टडी में. कि इट विल रिक्वायर्स एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ताकि वो नॉर्मलाइज ना करें चाइल्ड लेबर को. नॉर्मलाइज का मतलब छोटू चाइल्ड, ये नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए. दूसरा, गवर्नमेंट को पॉवर्टी पे और बाकी स्कीम्स पे काम करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पे क्वेश्चन जाएंगे. एथिकल पर्सपेक्टिव कैसे डालेंगे कि ह्यूमन शुड नॉट बिकम means to an end. Child labor is that only. Humans are becoming means. You are treating child as a means to your ends of profit. किसने बोला है ये? कांत ने. थ्योरी में पढ़ोगे आप ये सब, वहां यूज करना है आपको ये. So that should be the conceptual clarity कि आप एक ओवरऑल विजन दिखा सकें, आप बता सकें कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है जब आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं, और वहां पे अपने थिंकर वगैरह भी कोट कर सकें, उनको लिंक करा सकें कि भैया ये रिक्वायरमेंट है. आ रही बात समझ में? दिस इज अनदर प्रॉब्लम. सेक्शन ए की तरफ बायस, बी की तरफ बायस. आपको लगता है कि सेक्शन बी जो है वो ज्यादा नंबर देता है, तो 2-2 घंटे सेक्शन बी में दे देते हैं, सेक्शन ए में टाइम ही नहीं देते. और पता है आप क्यों करते हो वैसा? आप इसलिए नहीं करते हो, आप इसलिए करते हो बिकॉज यू फील मोर कंफर्टेबल इन सेक्शन बी, क्योंकि वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डिमांड नहीं करता है. सच उसमें पेज भरना बहुत आसान है. अरे इतने सारे वर्ड्स की तो केस स्टडी होती है, उसके 4 मेरिट डीमेरिट लिखोगे, 4 ऑप्शन बनाओगे, स्टेक होल्डर आपने रट ही रखे हैं, वो उसको जबरदस्ती उल्टी करोगे, नहीं पूछा है तो भी, है ना, उसी में आपका 4 पेज खत्म हो जाएंगे एंड यू फील कि मैं कर दिया मैंने तो. और सेक्शन ए की बात करूं तो कोटेशन में क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्या पूछ रहा है, कौन सिलेबस से इसका लिंकेज है,
तो वहां पे हमको दिक्कत होती है। क्वेश्चन में केवल डेफिनेशन एग्जाम्पल हमको आता है, तो इसलिए हम सेक्शन में ज्यादा टाइम देते हैं। फिर नंबर आपको कभी ओवरऑल आएगा ही नहीं एथिक्स में। क्यों आएगा भाई? सेक्शन में कितने नंबर का आता है? 130, 130 मार्क्स। मोर देन 50% ऑफ द पेपर के संग आप एकदम इतना घटिया सलूक कर रहे हैं। कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको, और ऐसा कौन सा पॉलिसी आप बना के आ जाओगे उन 6 केस स्टडियों में कि आपको यूपीएससी घर से बुलाने आ जाएगी? इनको तो भैया इसी में नंबर दे दो, सेक्शन में चाहे उन्होंने जो भी किया हो। क्यों करेगी यूपीएससी ऐसा? समझ में आ रही है आपको बात? सो डोंट हैव दिस बायस। बिना क्लैरिटी के नंबर नहीं आएगा और फिर गड़बड़ होगा। आ रही बात समझ में? एंड देन यू मस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स अराउंड यू। उनका एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जैसे आया था ना, G20 के प्लांटर्स ले गए थे उठा के। यस और नो? मैंने डाला था टेलीग्राम चैनल पे। कितने लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो? नहीं हो, सॉरी, उल्टा क्वेश्चन। कितने लोग ज्वाइन नहीं कर रहा? कर लो सर ज्वाइन। ऐसा क्यों कर रखा है आपने? कर लो ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऐसा पैसे तो लग नहीं रहे उसमें ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो रिसेंटली जैसे हुआ कि G20 का प्लांटर्स, इट इज पीयूष कुमार यूपीएससी, PWYUSS कुमार यूपीएससी। टेलीग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, है ना? PW लिखता हूं मैं नाम में, पीयूष कुमार यूपीएससी। सो अभी जो G20 प्लांटर्स वाली घटना हुई है ना कि लोग चोर चोर के ले गए, दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल कि लॉ कैसे एक पॉइंट तक ही इफेक्टिव है, उसके बाद लॉ इफेक्टिव नहीं है। तभी सिटीजन का रिक्वायरमेंट है पार्टिसिपेशन का। ये तो हर काम डंडे से नहीं हो जाएगा जी। आ रही मेरी बात समझ में? दहेज प्रथा पे का कानून नहीं बना रखा, चाइल्ड मैरिज पे कानून नहीं बन रहा। Until and unless we have that sort of social capital among the people, we will not be able to curb the crimes. And that is a very good example. It is also a very good example that good governance is not the responsibility of only government. Citizen-centric governance will come from governance-centric electorates. इज इक्वली इंपॉर्टेंट इलेक्टोरेट्स अपना जिम्मेदारी निभाएं। यहां पे भी क्वेश्चन बनता है, एक थीम है इंपॉर्टेंट, यहां क्वेश्चन बनता है कि गुड गवर्नेंस में जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। उसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल था। सो अपना जो क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट्स का, जब आपका इतना ज्यादा हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स अराउंड यू, और आपके पास एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा आने लगेंगे, आप उनको पेपर में यूज करने लगेंगे। दैट इज हाउ इट विल हेल्प यू। और ये मैं बता रहा हूं आपको, अगर एथिक्स आपने ये ऐसे क्रैक कर लिया ना, आपका सोसाइटी क्रैक होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी सारे एंगल हम सोसाइटी के पढ़ते हैं इसमें। आपका एस्से का पेपर क्रैक होगा, काफी सारी थीम्स इसी से उठ के आती हैं, बिकॉज philosophical themes are nothing but interplay of various values only. वो थिंकर ने किसी वैल्यू पे बात बोली, किसी ने किसी बात बोली है, वही तो आपको यूपीएससी पूछता है, लिखवाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और इस चीज को आप देखें यूपीएससी के रूल्स ऑफ द गेम में, जो नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं, कि द अप्रोच इज टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टुवर्ड्स कॉन्शियस इश्यूज जो कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी। जो समाज में आसपास हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना शुरू करिए। आ रही बात समझ में? यस और नो? ठीक है, सो आई थिंक दैट विल बी इट। इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। इन दिस प्रोग्राम लगभग 15 क्लासेस में वी विल बी कवरिंग ऑल द थ्योरी। ठीक है, आपका जो सिलेबस है हम उसको कवर करेंगे। तो एक लेवल पे तो मैं वहां बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी थीम्स है जहां पे क्वेश्चन बनते हैं, उनको वहीं के मैं डिस्कस भी करूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि आपका जो क्लैरिटी है उसको इस हद तक बढ़ा दूं कि आपको समझ में आ जाए सब, और किस कॉन्टेक्स्ट में वो बातें हो रही हैं, उसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ये सब क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एक लेवल पे तो हम यहां प्रिपेयर हो जाएंगे जब हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे। उसके बाद 6 सेशंस होंगे लाइव आंसर राइटिंग के, ये रहे। ठीक है, मोस्टली पीवाईक्यू बेस्ड। ठीक है, ताकि उसमें हम उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन थीम्स को फिर आप लिख के भी देखोगे जो हमने पहले डिस्कस करी है।
मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं थीम्स से और डिस्कशन से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 मिनी टेस्ट हैं विदाउट इवेल्युएशन, जिनको आप प्रैक्टिस करोगे अपने लिए सेक्शन ए के। ठीक है, और उनका रिकॉर्डेड डिस्कशन देख लेंगे कि कहां कहां और इंप्रूव कर सकते हैं। फिर हम केस स्टडी करेंगे। कहां गए? 8 केस स्टडी सेशन हैं आई थिंक, मैं भूल गया, मुझे नहीं दिख रहा, ये रहे 8 केस स्टडी थीम्स। इन केस स्टडी में वी विल कवरिंग वेरियस डिसीजन मेकिंग थीम। जैसे मैंने बोला ना, हर कॉन्टेक्स्ट का डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग अलग होता है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एनजीओज का थीम बहुत अलग है, लॉ एंड ऑर्डर का थीम अलग है, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अलग हो जाते हैं, क्राउड सिचुएशन अलग हो जाती है। तो वहां पे किस किस तरह से टैकल करना है, क्या एसओपीज होंगे, वो हम सब कवर करेंगे। और यूपीएससी की जितनी भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थीम्स हैं वो सब डिस्कस होंगी। ठीक है, आफ्टर दैट अगेन यू विल हैव 3 मिनी टेस्ट ऑन सेक्शन बी फॉलोड बाय रिकॉर्डेड डिस्कशन। ये इसका इवैल्यूएशन नहीं है, ताकि आप खुद से भी खुद को एक बार चेक कर लें। ठीक है, 3 और 3 6 का मतलब क्या है? 2 फुल लेंथ टेस्ट हो गए मोटा मोटा। ठीक है, जो विदाउट इवैल्यूएशन है। इतना सब करने के बाद फिर एक फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसका इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, ये लास्ट में होगा कोर्स के एकदम। आ रही है बात समझ में? कंटेंट की बात करूं तो जो कंटेंट हम आपको देंगे 80 to 85% ऑफ द वर्क विल बी डन बाय जो पीपीटी में हम कराएंगे उसी, जो आपको नोट डाउन करनी है, फोटो वगैरह खींचना है। ठीक है, 80-85%। 15% आपके रेफरेंस के लिए आई विल गिव यू नोट्स। देयर इज नथिंग एल्स यू नीड टू डू अपार्ट फ्रॉम दैट। आप वही नहीं कर पाओगे, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। ठीक है, आप इतना ही ईमानदारी से कर लिए ना, आपका पेपर खत्म हो जाएगा ये। और अगर आप ये 1 महीने का लगभग समय चलेगा, 30 क्लासेस है ना, 1 महीना ये आप ईमानदारी से मेरे संग दे दो, ईमानदारी से आई एम सेइंग, आपको एथिक्स में दोबारा कभी भी 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे रिवाइज करने में, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज लाइक दैट ओनली। अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको जरूरत ही नहीं है इतने मोटे मोटे पोथे बनाने की, बिकॉज आपने देखा ये सब थीम्स के बाद अरेंज्ड है, गिनती के आर्ग्यूमेंट है, गिनती के एग्जाम्पल्स हैं, बट हमको पता होना चाहिए वो कहां कहां लगने हैं। इसके लिए उतनी एलॉबरेट प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है। और ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत ज्यादा कंस्ट्रेन हो जाता है, आपको ऑप्शनल भी करना होता है, जीएस के बाकी काम भी कर रहे होते हैं, करंट अफेयर रह जाता है। दिस इज द बेस्ट टाइम। तो इस समय इसको बहुत अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस पूरे पीवाईक्यूज कर डालो। मैं कराऊंगा, मैं तो कराऊंगा ही, घर पे जाके भी कर डालो। ये आपको पे करेगा नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, जब आपके आंसर की क्वालिटी अलग लेवल पे जा चुकी होगी। सिमिलरली मैं बोलूंगा एसए पे भी अभी काम करो, क्योंकि मेरा जो इस साल का एक्सपीरियंस रहा है एसए में, ये रहा है कि मतलब काफी बच्चों को तो ग्रामर तक सही लिखनी नहीं आती, वो सेंटेंस को लिख ही नहीं पा रहे हैं, बाकी बात तो दूर की बात है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने हमेशा लगा कि प्रीलिम्स क्लियर हुआ नहीं उसके पहले कभी भी, तो हमेशा प्रीलिम्स की तैयारी करते रहे, और जब प्रीलिम्स क्लियर निकल गया, अब लास्ट तक उन्होंने अच्छा ऐसे लिख के नहीं दिया काफी बच्चों ने, क्योंकि इतना ज्यादा परेशानी थी कि वो हो ही नहीं सकती। उसी समय आपको मेंस भी करना है, 50 चीजें करनी है। तो एटलीस्ट अपनी जो बेसिक मिस्टेक्स हैं एसए पे, उन पे पूरा काम कर लेना अभी 3-4 महीनों में। ऐसे की मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे पास करो, किसी के संग करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट अपने संग जरूर कर ले, अपने इस चीज पे काम हो जाना चाहिए। आप इन दोनों चीज को बात के लिए मत छोड़ना, क्योंकि राइटिंग में इट टेक्स टाइम। ये हो सकता है अगले ही पेपर में इंप्रूव करके दिखा दें, कंटिन्यूटी आ गई सर, कंटिन्यूटी सपोज नहीं आ रही है, अगले पेपर में कंटिन्यूटी आके दिखा दें, आपको सकता है 3 ऐसे लग जाए, ज्यादा आपको ज्यादा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट हो। तो ये आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टेस्ट मत करना खुद को कि मैं वहां पे कितना करूंगा, अभी कर लो, अभी टाइम है, ईमानदारी से कर पाओगे। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में नहीं होता है ये, इतना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा वो चाहिए होता है। आ रही मेरी बात समझ में? सो दैट इज व्हाट आई विल से। और चलो पैसे वाइज में बता देता हूं, इसको अभी आज के लिए कोड है, इसको लगा लेना, ठीक है? ये आज रात के बाद हट जाएगा, तो बोलना मत मुझको। एथिक्स 15% ऑफ है, ये इसके बाद नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूं। ये कोड आज रात के मैंने डाला भी हुआ है, ठीक है? तो जस्ट अप्लाई दिस कोड, आज तक है एथिक्स 15, यू अप्लाई दिस कोड एंड यू विल गेट 15% ऑफ, ठीक है? एसए का परसों मिले, एसए के लिए यू वांट टू डिस्कस एसए? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ चलो, तो अभी आज अनाउंस कर देते हैं, देख लेते हैं, परसों मिलते हैं फिर, ठीक है? बाकी आपका क्लास फ्राइडे से स्टार्ट है सुबह 11 बजे, तो एथिक्स के लिए सुबह 11 बजे मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय। एनी डाउट? कोई क्वेरी?
एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 मिनट, बस 1 मिनट और लूंगा, कि इस प्रोग्राम का, दोनों प्रोग्राम का मैं बोल रहा हूं, जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको मतलब काफी तो मैंने सैंपल तौर पे शेयर कर दिया, बट मैं कर नहीं सकता, मतलब इतने सारे बच्चों का टेस्टिमोनियल है। ठीक है, तो बस मैं यही बोलूंगा, बेफिक्र होकर इसको ज्वाइन करिए। और इट इज मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ये केवल पैसे की बात है ना। अगर आपको कोर्स के बाद लगे कि भाई मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ, यू कम टू मी, आई विल टॉक। ठीक है, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है इस कोर्स में, बिकॉज आई पुट ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन डिजाइनिंग दीज कोर्सेज, इन डिजाइनिंग दीज टीम्स। मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो बेशक आप इसको ज्वाइन करिए और अगले 1 महीना मेहनत करिए साथ में। ठीक है, अभी कर लो इस मेहनत को। ठीक है, एंड यू विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर आंसर राइटिंग, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।